Hello, it's me, long time no see. And this is the जिनका सीरीज ऑन एंड ऑफ हमारी सीरीज चलती रहती है, किसी न किसी से धक्का स्टार्ट चलती रहती है। और ये है 163 नंबर किस्त है इस एपिसोडिक जिनकास्ट की, जिसका मेन मकसद सिर्फ आपकी कहानियों को जो है सुनाना होता है, जो कि आप भेजते हैं। और मेन पर्पस इसका यही है कि आप जो भेजते हैं उसको हम पढ़ते हैं, सुनाते हैं। कोशिश ये होती है कि जो आप लोग भेजते हैं उसको एज इट इज़ सुनाया जाए, लेकिन एक रिक्वेस्ट हमेशा रहती है कि स्टोरी भेजें और उसमें थोड़ी डिटेल्स के साथ भेजें। ऐसा ना बोलें कि बस कोई थाड़वा नज़र आया था और बस ख़त्म हो गई कहानी। थोड़ा फ्लैश आउट करें, थोड़ा लिखें, थोड़ा राइटिंग अपनी बेहतर करें। बहुत सारे लोग ईमेल करते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रोसेस में रहने से फ़र्क पड़ता होगा, उनको भी राइटिंग का मौका मिलता होगा। आजकल लिखत पढ़त बड़ी मुश्किल हो गई है, हाथ से तो लिखना बहुत कम हो गया है। जनरली इसी तरीके से होता है। तो बहरहाल ये तो थोड़ी सी बातें थीं जो कि हम करते रहते हैं, लेकिन उम्मीद है कि आप ईमेल करते रहेंगे और अपनी स्टोरियाँ भेजते रहेंगे। और कोशिश करें कि डिटेल में भेजें और टाइम लगाएं, अपना आराम से करें। कोई जल्दी नहीं है, हमें भी जल्दी नहीं है, आपको भी नहीं है। तो गेटिंग डाउन टू बिजनेस, मेन काम पे आते हैं। और पहली स्टोरी शफात साहब लिखते हैं और ये लिखते हैं इंडिया से, लखनऊ से। अब ये कहते हैं कि ये 10 साल पहले की बात होगी, तकरीबन ये 10वीं क्लास में थे। न्यू ईयर नाइट थी, 31 दिसंबर था और ये अपने दोस्तों के साथ प्लान बना के सारे बाहर कहीं निकले हुए थे, मॉल वॉल घूम रहे थे, कहीं घूम रहे घाम रहे, इस तरह का चल रहा था। अब कह रहे हैं ये जाहिर सी बात है, वो ज़रा लड़कपन का ज़माना था, जोश में भी होते हैं। तो घूम फिर के बोर हुए तो उन्हीं ने बोला कि कुछ एक्सप्लोर करते हैं, कुछ एडवेंचर होनी चाहिए। तो ये एक अंग्रेज़ों के ज़माने का कोई बहुत पुराना मकान था, उसको देखने चले गए। अब इस जगह की ख़ास बात ये थी कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 की ज़माने में इधर बहुत लोगों को मारा गया था और इधर बहुत सारे अंग्रेज़ों की कब्रें भी थीं। वे कहते हैं जब हम गए वहाँ, रात को कोई 12-1 बज रहा था, चारों तरफ सन्नाटा था, जबकि ये जगह शहर के बीच की जगह है, लेकिन वहाँ पे रात में अक्सर कोई जाता नहीं है। ये अपनी गपशप लगा रहे थे और दोस्त बैठे हुए गपशप लगा रहे थे, जगह देख रहे थे एंड सिगरेटें भी पी रहे थे। तो ये वे कहते हैं कि बीच में ये उठे और सर्दी थी, तो एक इनको ज़रा मतलब आ रहा था, तो ये एक तरफ साइड पे चले गए और जगह मुनासिब देख के पेशाब करने लगे। और सिगरेट की डिब्बिया या पैकेट जो था इन्हीं के पास था और लाइटर वगैरह इनके पास था। ये अलग होके कट के साइड पे वो अपना काम कर रहे थे, तो पीछे से इनके कोई दोस्त आए और इन्होंने इनके पास आके उन्होंने वो सिगरेट मांगी। अब बहरहाल ये इस पोजीशन में थे कि ये मुड़ के पीछे तो देख नहीं सकते थे, नहीं, एक हाथ जेब से निकाल के इनको पीछे करके दिया और बोला भाई जाओ यार, तंग नहीं करो। और वापस जाके ये अपने काम करके ये दोस्तों के ग्रुप में बैठ गए। ये कहते हैं वो दोस्तों के ग्रुप में बैठे और फिर किसी ने उसी वक्त जिसकी आवाज़ मैंने सुनी थी उसने फिर, मतलब अब तो आमने सामने थे ना, ग्रुप में थे, तो उनसे कहा कि सिगरेट पिलाओ। जिस पे इन्होंने कहा कि अभी तुम मुझसे डिब्बी लेके मेरी गए हो। अब ये कहते हैं कि एक बहस शुरू हो गई और इसी के बीच में यह तय पाया गया कि सिगरेट की डिब्बी वहाँ मौजूद उसके पास नहीं है, इनफैक्ट कोई सिगरेट पी नहीं रहा था। तो वो डिबिया कौन इनसे लेके चला गया, जबकि वो जगह सन्नाटी थी। बहरहाल ये वहाँ से निकल लिए और
ये कहते हैं कि चैप्टर क्लोज हो गया। कुछ अरसे के बाद ये कहते हैं उस जगह के बारे में इन्होंने सुना, अब इनको नहीं पता ये सच है गलत है जो भी है, कि वहाँ पे कोई चीज़ घूमती है जिसको ये अंग्रेज़ों की कोई रूह कहते हैं, जो भटकती है, जिसने जो कि लोगों से रात में अगर कोई गुजरता है तो सिगरेट मांगती है। इसको सुन के ये बड़े चौंके में हैं कि ये क्या वही चीज़ थी जो इनसे लेके चली गई। बहरहाल ये आप पे मैं छोड़ता हूँ, और लखनऊ वाले बेहतर जानते हैं ये क्या जगह है, कौन सी जगह है। तो डू शेयर इन द कमेंट्स कि मतलब क्या जगह है ये, हमको भी पता चले। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी एंड इंसिडेंट। तो जिस पे मैं क्या कहूँ, मैं तो यही कहूँगा कि ऐसे कामों पर यही होता है कि वीरानों में जाके आप इस तरह की हरकतें करते हैं, तो ये भी एक वार्निंग थी बड़ी प्यारी सी कि कुछ और नहीं करना, यहाँ पे हमारी जगह ही है, गंदा नहीं करना और चले जाओ यहाँ से। तो ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल वाली बात है। आगे बात करते हैं जी हमारे दोस्त मामून साहब की। अब ये कहते हैं कि 2014 की बात थी, ये 15-16 साल के थे और ये कुवैत में रहते थे। तो किसी छोटे कोर्स, या मतलब इनकी छुट्टियां थीं और इंटर में थे ये, तो फैमिली ने इनकी डिसाइड किया कि इनको पाकिस्तान भेज देते हैं किप्स एकेडमी में कोई प्रेपरेशन या किसी चीज़ के लिए वेकेशन टाइम में, और इनको वहाँ रवाना कर दिया। इनकी फुप्पो के पास ये मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इनको रखने की, और वो बहुत खुश थी और बड़े मतलब पुरजोश तरीके से इनको इन्होंने अपने घर में रुकवाया कि कुछ महीने हमारे साथ रहेगा। ये मॉडल टाउन लाहौर में ये रहती थी, और इनका बड़ा सा घर था जिसमें एक बड़ी लॉन थी। उस लॉन में दरख्त और स्विंग्स और इस तरह की भी चीज़ें लगी हुई थी। बड़ा मतलब अच्छा खुशादा घर था, और ये बहुत फैसिनेट होते थे वहाँ, क्योंकि ये एक फ़्लैट में रहते थे कुवैत में, और वो इतने बड़े घर में लॉन वगैरह में, तो ये अक्सर उस लॉन की स्विंग पे बैठे हुए हेडफोन लगा के गाने लगा के वहाँ बैठे हुए होते थे। और इसी तरीके से एक दिन इनकी मतलब हैबिट थी, एक दिन रात को कोई 8 बज रहा था और ये उस स्विंग पे बैठे हुए थे, गाने इन्होंने नहीं लगाए हुए थे क्योंकि वो अजान का टाइम था और आसपास का मतलब उसके टाइम था। तो ये स्विंग पे अकेले अपनी सोचों में गुम थे। अब ये कहते हैं इंतज़ार में कर रहा था कि खाने का टाइम होने वाला है, फिर वो आवाज़ देंगी पप्पो तो वापस अंदर जाऊंगा। तो इनको आवाज़ आई जैसे कि कोई इनके पीछे मतलब आ रहा है। अब ये इनकी जो पीठ थी वो उस तरफ रास्ता जा रहा था जहाँ से घर का मेन एंट्रेंस है, और ये लॉन में थे। इन्होंने आवाज़ सुनी, इनको लगा कोई पीछे से इनको बुलाने आ रहा है, तो इन्होंने आवाज़ ऐसी दी क्योंकि किसी ने इनको पुकारा नहीं, तो पूछा कौन है, किसी ने आवाज़ नहीं दी। इन्होंने कहा कि भाई आगे पीछे कहीं से आवाज़ ऐसी आई होगी, मुझे लगा होगा, और इन्होंने इग्नोर कर दिया और ये अपने मोबाइल पे लग गए। अब ये कहते हैं कुछ मिनट गुजरे तो वो अब आवाज़ें बड़ी भारी हो गई, जैसे फुटस्टेप जो थे अब वो भारी होने लगे, जैसे कि कोई आदमी भारी आदमी इनके पीछे चल रहा है। ये पलटे और पलट के इन्हीं मतलब देखने की कोशिश की कि कौन है, क्योंकि अजीब सा लग रहा था कि जैसे कोई पीछे चहलकदमी कर रहा है लेकिन दिख नहीं रहा। अब ये कहते हैं मैंने पलट के देखा तो मुझे कुछ ख़ास नज़र नहीं आया, फिर मेरे गौर किया तो एक धुंधला सा कोई शेप या कोई धुंधला सा कोई आदमी नुमाश एक धड़ नज़र आया, जो कि मेन दरवाजे की तरफ जा रहा था। इनको थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हुई कि कोई गार्ड या कोई घर का मुलाजिम तो नहीं है, और मतलब उसको जाके मैं बोलूँ कि भाई क्या मतलब डराने की कोशिश कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो ये उसके पीछे गए, और जब थोड़ा सा मतलब उसके आगे गए पहुँचे मतलब करीब पहुँचे, तो वो इनकी आंखों के सामने जो वो एक इमेज थी वो आगे जाके अंधेरे में गायब हो गई। ये मेन एंट्रेंस पे खड़े हुए थे और वहाँ कोई नहीं था, और कह रहे हैं अजीब सी बात ये थी कि बड़ी अच्छी खुशबू एक आ रही थी वहाँ।
ये वहाँ से सर्वेंट क्वार्टर में गए देखने के लिए कि वहाँ कोई है, तो वो बंद पड़ा हुआ था, गार्ड भी नहीं था, कोई मुलाजिम नज़र नहीं आ रहा था। और इसी दौरानी में इन्हें सोचा कि मतलब यहीं कोई इनमें से कोई होगा, तो इनको आवाज़ आई कि भाई आ जाओ खाने के लिए अंदर। जिसमें ये गए और इन्होंने अपनी फुप्पो को ये पूरा वाकया बताया। अब ये कहते हैं कि ये पूरी बात सुनने के बाद पप्पू ने कहा कि भाई घर पे तो कोई मुलाजिम है ही नहीं, सारे लोग छुट्टी लेके गए हुए हैं और घर पे हम ही लोग हैं। जिस पे इनको हैरत हुई कि मतलब मैंने किसी को देखा है और ये कह रही हैं घर पे कोई है ही नहीं। बहरहाल ये सारा कुछ जब बात हो गई, खाना वाना हो गया, तो फिर पप्पू ने बताया कि हमारे लॉन की तरफ से किसी का गुज़र होता है और अच्छे हैं बाबा जी, और जब वो गुज़रते हैं उनकी उसकी पहचान सिर्फ ये है कि खुशबू आती है। और पप्पू ने खुद भी कहा कि कभी कभी मैंने किसी बड़े ज़ईफ़ आदमी को देखा है, तो डरने की बात नहीं है, हो सकता है वो हो। ये कहते हैं इनके लिए सुनना ही काफ़ी था, और ये अब मगरिब के बाद इस लॉन में नहीं जाते। भले वो अच्छे आदमी हैं लेकिन डर तो लगता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और ठीक है, मतलब ये तो ऑब्वियस सी बात है कि दरख्तों के नीचे कहा जाता है कि मगरिब के टाइम पे या ऐसी जगह पे नहीं बैठना चाहिए। और चलें, वो मगरिब का टाइम तो नहीं है 8 बजे, लेकिन ऑब्वियसली जब मना कर रहे हैं तो कर रहे हैं। और वैसे भी इसमें कोई बुराई तो नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। और अगर कोई गुज़र भी रहा है तो चलें, उसका गुज़र है, वो आज से नहीं कई सालों से गुज़र रहा है, तो अब क्या कह सकते हैं, किसी को लड़ तो नहीं सकते ना कि आप यहाँ से नहीं जाएं। तो बहरहाल थैंक यू अगेन। और फिर आगे बढ़ते हैं। ये स्टोरी लिखने वाले अपने आप को बोलते हैं रॉबर्ट ब्लैक। अब रॉबर्ट साहब क्या फरमाते हैं कि ये एक कहानी थी जो उनके काफ़ी अरसे तक इनके घर वालों ने इनसे छुपा के रखी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इनको खुली। अब ये कहते हैं कि ये 10 साल से दुबई में हैं और काम करते हैं, और वहाँ और सालाना एक चक्कर लगता है हर साल। और ये रहते हैं रावलपिंडी के इलाके अदलिया कॉलोनी में, संजोली स्ट्रीट में लोकेटेड है। अब ये कहते हैं इस घर को इन्होंने 2016 के एंड में ख़रीदा था, और 2017 जनवरी में यहाँ शिफ्ट हुए थे। और इस घर के मतलब मूव इन जब हुए थे तो ये आए थे पहली दफ़ा, जब मतलब घर में शिफ्टिंग हो चुकी थी, तो ये पाकिस्तान फिर जब विज़िट पे आए थे तो इन्होंने पहली दफ़ा वो घर देखा था। 2 मंजिला घर था। ऊपर वाली मंजिल पे इनका बड़ा कमरा बना हुआ था, सजा धजा सब चीज़ों के साथ, बड़ा अरेंज्ड। और बाकी लोग नीचे, इनकी बहनें और माँ बाप जो थे उन्होंने नीचे के कमरे लिए हुए थे। अच्छा फर्निश किया हुआ था, बड़ा खूबसूरत था। और इनके बिल्कुल पड़ोस में एक मकान था जो बड़ा खाली सा, मतलब बिल्कुल खाली रहता था। और जब ये वहाँ शिफ्ट हुए और पहली रात मतलब वहाँ रुके, तो इनके घर वालों ने इनको कहा कि सेकंड स्टोरी से जो सीढ़ी जा रही है उस पर एक मुमटी सी है जो बराबर वाले घर से मतलब जुड़ी हुई है, तो आप चाहें तो वहाँ पे से दूसरे घर के अंदर या उस तरफ से झांक सकते हैं, और इस तरफ से भी आ सकते हैं, उस तरफ से भी आ सकते हैं, मतलब दोनों घरों के बीच में ये एक जोड़ समझ लें। और इनके घर वालों ने इनको कहा कि वो जगह थोड़ी सी बंद भी की हुई है, और बराबर वाला घर वीरान रहता है। और इनकी अम्मी और इनकी बहनों ने पहली रात उनको समझाया कि रात में वहाँ मत जाना सीढ़ियों पे, और मुमटी की तरफ खास कर मत जाना, उस रास्ते पे नहीं जाना। और वहाँ ताला भी लगा हुआ था उस रास्ते पे। ये कहते हैं मुझे कोई ख़ास क्यूरियोसिटी नहीं थी उस पे जाने की, और रात में ख़ास कर वो देखने की और ये सब कुछ करने की। अब ये कहते हैं पहली रात ये इस जगह पे जब रुके तो छत पे खेलने कूदने की आवाज़ें आने लगीं, जैसे लोग खेल रहे हैं, कूद रहे हैं और शोर हो रहा है, और काफ़ी बच्चे भाग दौड़ कर रहे हैं। कभी फर्नीचर घसीटने की आवाज़ें आती हैं, कभी कोई फुटबॉल उछाल रहा है, कोई मतलब मार मार के, इस तरह का सीन होता था। और लिटरली इनकी रात बकौल इनके कि बहुत ही बकवास जाती थी, सो नींद कभी सही हो नहीं पाती थी। और अक्सर ये होता था कि ये सोते सोते इनको सुबह हो जाती थी, और सुबह सो रहे होते थे ये रात भर जाग के। अब सिलसिला
कुछ ऐसा था कि ये कहते हैं कभी तो ऐसे भी दिन गुजरे कि ये अपने घर वालों के कमरे में नीचे बैठ के मतलब टीवी देख के रात गुजार देते थे और सुबह फिर सो जाते थे। अब इन 7 सालों में ये 6 से 7 मरतबा पाकिस्तान आए थे और कहते हैं कि तब तक भी मुझे इस मकान का कुछ ख़ास इल्म नहीं था जो बराबर में था, लेकिन एक अजीब सी फीलिंग ऊपर वाले मंजिल पे आती थी जैसे कि कुछ सही नहीं है। और जिस घर में ये रहते थे उस घर में भी इनको कभी ये फील नहीं हुआ कि ये घर उनका अपना है। तो इनका तो खैर बहरहाल साल में एक दफ़ा का चक्कर था और मेहमान से कम तो ये थे नहीं एक तरीके से, क्योंकि साल में जब 1 महीने या 15-20 दिन के लिए कोई आए तो क्या मतलब करेगा। पड़ोसियों से हम इनके घर वाले कोई बात नहीं करते थे और इनको भी कहा हुआ था कि ज़्यादा किसी से मतलब बातचीत मत किया करो या कुछ ऐसी बात नहीं किया करो। अब ये कहते हैं कि जनाब 24 घंटे खातिरदारी में घर वाले लगे रहते थे और ये मतलब आते थे तो बस इस तरीके से वक्त गुजर जाता था, किसी से बातचीत भी नहीं होती थी और बस वापस चले जाते थे। सिमिलरली अब ये एक दफ़ा फरवरी में ये आए तो इनकी मतलब नाश्ते के लिए इनकी जो बहन थी एक ड्यूटी पे गई हुई थी और इनकी एक बहन दूसरी बहन बीमार थी और उन्होंने इनको कहा कि भाई आप बैठो, मैं किसी आपको रोगनी नान या कुछ मंगवा के देती हूँ नाश्ते के लिए, उसको आप रात में भी शामी कबाब के साथ खा लेना वगैरह वगैरह। तो ये कहते हैं नहीं ने किसी बच्चे को गली के आवाज़ दी नान वगैरह लाने के लिए, तो इन्होंने कहा कि तंदूर 5-10 मिनट दूर है तो मैं खुद जाके ले आता हूँ नौकर के आगे, मतलब किसी को क्या बोलना और आगे कुछ करना, तो वो खुद चले गए। अब ये खुद सामान लेते हुए वापस आ रहे थे तो इन्हीं ने जो उस कॉलोनी में जिसमें ये घर था उसके एक ज़ईफ़ से तो बूढ़े सिक्योरिटी गार्ड को देखा और थोड़ा सा बोर लग रहा था वो, और उसके पास से जब गुजरे तो सलाम दुआ हुई तो पता चला कि वो भी शारजा में किसी ज़माने में काम करते थे और इन्होंने अपना बताया। तो एक अच्छी बातचीत उससे होना शुरू हो गई और ज़्यादातर वहीं की बातें करते थे, इलाके की करते नहीं थे। बातों बातों पे उसने इनको बताया कि भाई इस इलाके में कुछ जगहें वो रेंट पे भी मतलब स्टेट एजेंट वाला काम करता है, रेंट पे चढ़ा देता है, कमीशन भी मिल जाता है और इस तरीके से बात निकली। उसने इनको बताया कि जिस घर के साथ ये इनका घर जुड़ा हुआ है उस ममटी या उस छज्जे या वटेवर के थ्रू वो घर साल मतलब पूरा साल खाली रहता है, कभी कभार उसमें कोई किराएदार आता है जो 1 से 2 महीने के अंदर अंदर चले जाते हैं, वरना वो पूरे साल घर खाली रहता है। और कोई वजह नहीं बताई उसने क्यों, लेकिन ये बात करके वो चुप हो गया। अब ये कहते हैं एक रात क्या हुआ कि एक अजीब सी आवाज़ आ रही थी जैसे छत पे कोई हुजूम है और कोई कुत्ता गली का वो इनके घर के बाहर भौंकना शुरू हो गया और ऐसी आवाज़ें आने लगीं जैसे कि कोई लड़ाई कर रहे हैं दो कुत्ते बाहर। इनकी बहन ने नीचे से इनको व्हाट्सएप किया ये ऊपर वाली मंजिल पे कि भाई देखो क्या बाहर क्या हो रहा है, मतलब इतना शोर क्यों हो रहा है। तो इनको भी लगा कि शायद कोई किसी के पालतू कुत्ते लड़ पड़े हैं बाहर, तो ऊपर से जब झांका तो एक ही कुत्ता था, वो किसी ऐसी चीज़ के ऊपर मतलब लड़ रहा था जो नज़र नहीं आ रही थी। अब बहरहाल इन्होंने देखा कि वो जो बूढ़ा चौकीदार है वो भी अपनी कुर्सी पे दूर बैठा हुआ अपने चेक पोस्ट से उसको उस तरफ देख रहा है। इनको बड़ी हैरत हुई कि उसने उसको भगाया नहीं और बस किसी तरीके से रात गुजार ली। दिन होते ही जब ये उसके पास गए तो उससे बात की कि भाई तुम कोई लाठी मार देते, कुछ कर देते, भगा देते। तो उसने बोला बड़े मुस्कुराते हुए कि यहाँ पे कुछ ऐसे मतलब ऐसी चीज़ों से पंगा नहीं लेना चाहिए जो कि नज़र ना आए या इस तरह की कोई बात की। इन्होंने भी मजाक में पूछ लिया अरे चाचा क्या जिन भूतों की बातें कर रहे हो। तो आहिस्ता आहिस्ता वो खुलना शुरू हुए और उन्होंने बताया कि 1 साल पहले ये इस मोहल्ले के सिक्योरिटी गार्ड तैनात हुए थे और रात का 3 बज रहा था और इस कॉलोनी में गेट्स लगे हुए हैं।
तो इन्होंने देखा कि किसी के बाहर गार्डन में कोई बकरी का बच्चा है, और इनको ये ख़तरा हुआ कि इस बकरी के बच्चे ने लोगों के फूल और पौधे खा लिए, तो इनकी खैर नहीं है। तो ये उसको उठा के कॉलोनी के गेट से बाहर निकालने के लिए आगे बढ़े और उसको उठाने की कोशिश की। तो वो खींच तो रहे थे लेकिन वो हिल नहीं रहा था, वो खींच रहा था लेकिन उसकी टांगें अपनी जगह पे फिक्स थी। अब ये कहते हैं बस ये देखना था, और ये लड़खड़ाते हुए वापस अपने चेक पोस्ट में घुसे और वहाँ इन्हें इंतज़ार किया। जब सुबह हुई, फजर हुई, लोग निकले तो उनके साथ मस्जिद चले गए। ये बताने के बाद उन्होंने बताया कि अंदाज़ा हुआ कि ये यहाँ पे इस गली में, इस इलाके में कुछ मामले हैं। अब ये कहते हैं कि जो घर इनके बराबर में है, जिससे इनका घर जुड़ा हुआ है, उसके ओनर्स कनाडा में रहते हैं, और वो इस गार्ड को बोल के गए हैं कि किराए पे चढ़ा दिया करो, कुछ कमीशन अपना डाल दिया करो और अकाउंट में पैसे डाल दिया करो, मतलब इस तरीके की बात करके गए में। और वो लोग जब भी आते हैं तो वो इस घर की तरफ नहीं आते, वो अपने अलग होटल में रुकते हैं, इधर नहीं आते। अब ये बात करते करते उसने बताया कि भाई एक इंटीरियर पंजाब से कोई फैमिली कुछ एक महीने के लिए आई थी कि नहीं रह पाई, और उन्होंने बताया कि उनके किसी बच्चे ने खेल कूद में किसी चीज़ को ज़ख्मी किया था, जिसके बाद उनके सारे बच्चे बीमार पड़ गए, और उनकी जो वाइफ थी उन साहब की, उसको लंगड़ा कर दिया गया, यानी टांग उनकी एक ख़राब कर दी गई, जिसके बाद वो सारे वहाँ से भाग गए। और उसके बाद से ये घर खाली है। तो उन्होंने कहा कि इसी तरह के मामलात यहाँ चलते रहते हैं, और फिर इन्होंने, क्योंकि चाबी इनके पास थी, तो बाथरूम वगैरह के लिए उस जगह जाते थे और वज़ू करने के लिए जाते थे। तो ये कहते थे कि मैं बाथरूम की तरफ जाता था तो कभी लाइट जल जाती थी, कभी कोई वज़ू के दरमियान पीछे दरवाज़ा बजाता था, कभी मेरे सर पे जो टोपी है वो हिलाता था। इस तरह की चीज़ें होती थी, तो मुझे एहसास हो गया था कि इस जगह में कोई चीज़ है जो कि मुझे यहाँ टिकने नहीं देना चाहती। अब ये सिलसिला जब खुला तो अब क्या बोल सकते हैं। अब ये कहते हैं कि तो ये सब चीज़ थी। तो इन्होंने क्या किया, अब ये क्या कहते हैं कि ये अपने ऊपर वाले पोर्शन में इन्हें फिर कुछ अरसे में रहना छोड़ दिया था, क्योंकि वो वैसी एक फीलिंग थी बड़ी बुरी। और नीचे एक सोफ़ा कम बेड था, वहाँ ये सोते थे और वहाँ फिर भी सुकून होता था, क्योंकि ऊपर वाली जगह काफ़ी भारी फील होती थी। अब ये कहते हैं अक्सर घर वालों को ये बोलते हैं कि चेंज कर लें, लेकिन चेंज करना घर इतना आसान नहीं है, और रियल एस्टेट की सिचुएशन सबको पता है। वो गार्ड जो था इनको काफ़ी बातूनी लगता था, लेकिन बात यह है कि इन्होंने ख़ुद चीज़ें महसूस की हुई थी, आवाज़ें सुनी हुई थी, तो इनको पता था कि वो इतनी कोई सीधी जगह नहीं है जहाँ वो ऊपर रह रहे हैं, और जो ये कह रहा है इसमें काफ़ी हद तक सच्चाई है। अब ये कह रहे हैं इनके मामू एक दफ़ा आए थे जब ये यहाँ नहीं थे, और वो ऊपर वाले कमरे में इनको रुकवाया गया था, जिस पे उन्होंने कहा कि इसी तरह शोर हो रहा था और शदीद किस्म का शोर हो रहा था छत पे। तो वो ममटी पे चढ़ गए थे देखने के लिए कि आखिर कौन बच्चे खेलने हैं, और उनको डांटे। तो शोर तो आ रहा था लेकिन वो पूरी जगह सन्नाटा थी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी। अब ये जगह कहते हैं कि 20 साल पहले इतना आबाद नहीं थी, और कॉलोनीज़ लाइक राह सकून, गुलशन आबाद और पता नहीं और कौन सी जगह ये बता रहे हैं, कह रहे हैं वहाँ पे अक्सर लोग कहते हैं कि छिलावों को देखा गया है। तो बहरहाल थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी, एंड उम्मीद हम यही कह सकते हैं कि बस ऐसी जगह से दूर ही रहना चाहिए जहाँ से मतलब ऐसी एंटिटीज़ आपको तंग करने पे आई हुई और छोड़ नहीं रही। तो और ये तो पूरी बता रहे हैं कि उन्हें तो किसी को इंजर कर दिया पक्का पक्का। तो खैर अल्लाह बेहतर करेगा, हर किसी के हालात इतने अच्छे तो होते नहीं हैं कि फिर रातों रात घर बदल ले। तो दुआ करते हैं भाई आपके लिए कि आपके घर वालों को कोई बेहतर जगह मिल जाए, हाँ वो सुकून से रहें। और बस अब क्या कह सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ दुबई शुबई में भी और इस तरह की स्टोरियाँ हर जगह ही होती हैं, खाली यहाँ नहीं है। तो ज़रूर बताइएगा कुछ आपको पता चले।
तो अगली स्टोरी फ़ायज़ा साहिबा की है। और फ़ायज़ा साहिबा ये लिख के भेजती हैं कि इनके मामू जो थे बैंक में काम किया करते थे, और 1988 की ये बात है। किसी वजह से ये रात को देर से आते थे, और लाल कोठी का अगर आपने नाम सुना हो शारा फैसल पे, उसके पास से उनका गुज़र हुआ। अब पूरी मतलब दिन गुजर गया था, रात काफ़ी देर थी, और मैं समझता हूँ शायद क्लोजिंग या कोई इस तरह की चीज़ें करके आ रहे होंगे। तो ये वहाँ से जब गुज़र रहे थे तो बड़े आराम आराम से, मतलब सुकून से गुज़र रहे थे लाल कोठी से। तो वो कहते हैं एकदम से रोड के बीच में एक औरत आके खड़ी हो गई। इन्होंने गाड़ी मतलब रोकी, और क्योंकि स्लो थे तो मतलब रुक गई, और उस पर चीखने लगे, मतलब स्टूपिड वुमन, और इस तरह की बातें करने लगे कि पागल हो गई हो, देख नहीं रही हो गाड़ी आ रही है, कुछ हो जाता वगैरह वगैरह। तो ये कहते हैं उसकी पीठ थी, और वो फिर पलट के उसने इनकी तरफ देखा, और इस तरीके से मुस्कुराते हुए देखा कि इनकी मतलब होश उड़ गए और बिल्कुल ही हालत फना हो गई। ऑल्दो वो थोड़ी नॉर्मल सी थी, लेकिन उसका बिल्कुल सफ़ेद रंग और अजीब से बाल देख के इनको कुछ कपकपी सी महसूस हुई, और इन्हीं ने गाड़ी भगा दी। अब ये बकौल इनकी गाड़ी उसके ऊपर से उन्होंने भगाई होगी, और वो सीधा जाके आगे जाके किसी पेट्रोल पंप पे रुके। अब वो करीबी पेट्रोल पंप था, वहाँ रोशनी थी, वहाँ लोग थे, तो वहाँ उतर के इधर उधर देखने लगे, सब कुछ देखा, और जिस औरत को इन्हीं ने गाड़ी मारी थी, ये उसकी बात कर रहे हैं कि उधर उस डायरेक्शन में देख रहे हैं कि वहाँ कोई पड़ा होगा या कुछ होगा, तो वहाँ कुछ था ही नहीं। अब ये क्योंकि इतनी पुरानी बात है कि 88 की, कि वो कह रहे हैं ना कोई ट्रैफिक था ना कुछ था, तो अगर कुछ होता भी तो दिख जाता, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। उसके बाद एक इन पे खौफ तारी हो गया कि जो ये सोच रहे थे वो औरत वही निकली, और इन्होंने फिर किसी दोस्त को बुलाया जो कि वहाँ से इनके साथ इनके घर तक गए, और फिर ये अपनी वालदा के पास गए, और उन्होंने इन पे दुआएं वगैरह पढ़ी, और इनकी शक्ल देख के उन्होंने यही कहा कि तुम्हें हुआ क्या है, तुम्हारी आंखों में इतनी वहशत है और रंग सफ़ेद हो चुका है। इनके मामू आज भी उस औरत की शक्ल याद करते हैं तो घबरा जाते हैं, बिकॉज इवन दो वो कोई जिन भूत टाइप की अजीब सी शक्ल नहीं थी, लेकिन उसकी मुस्कुराहट ऐसी थी कि इनके जहन पे आज तक वो हावी है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और गाड़ी ऊपर चढ़ाना या उस पे से गुजारना, मतलब सही है, आई अंडरस्टैंड कि वह डर गए थे, लेकिन हर चीज़ के ऑप्शंस होते हैं, आगे पीछे कर लेते गाड़ी, रिवर्स कर लेते, कुछ भी कर लेते। खैर चलें, वो सिचुएशन कुछ और थी, अगर कोई इंसान होता तो फिर बड़ा लंबा लांजा हो जाता। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग द स्टोरी। और आगे बात करते हैं। अगली कहानी जो आ रही है वो लिखने वाले ने अनोनिमस रहने को कहा है, और ये फरमा रहे हैं कि ये जो इनका जो घर है उनको 1970s में बना था, और उसी तरह की कंस्ट्रक्शन थी, सहन और दो पोर्शंस, और सारे कमरे जो है ना आपस में कनेक्टेड हैं, और 7 रूम्स में हैं, ये आपस में कनेक्टेड हैं। इस घर की ख़ास बात ये है, कहते हैं जब से इन्होंने होश संभाला नहीं रही, ये घर देखा, और इनकी वालदा की जो सहेली, जिसको ये खाला कहते हैं, वो बताती थी कि इस घर का जो आखिरी कमरा है ना, उसमें कोई खातून है, सफ़ेद कपड़े पहनती है, लंबी सी नाक है, और इस तरह की बातें करती थी। लेकिन हम ज़्यादा इस पे गौर नहीं करते थे, सुनी अनसुनी कर दिया करते थे। अब ये कहते हैं कि ओवर द टाइम मतलब कुछ ना कुछ होता रहा, और अब छोटी सी मिसाल ये है, पहली चीज़ कि रात की किसी पहर इनकी आंख खुली, और इनको ऐसा लगा कि इनके वालिद वालदा जो हैं वो लड़ रहे हैं आपस में। तो ये अपने घर वालों के कमरे में गए देखने के क्या हो रहा है। जब वहाँ पहुँचे तो इन्होंने देखा कि वो तो सो रहे हैं, और सन्नाटा है सारा कुछ। हैरत हुई, और वापस जाके ये लेट गए। अगले दिन इनकी अम्मी से पता चला कि वो रात में उठी थीं, और उन्होंने किसी को देखा था इनके वालिद साहब के बिल्कुल पैतियाने में, पैर के बिल्कुल मतलब पैरों में। वो रात में इनकी वालदा उठी थी, और उन्होंने
किसी को देखा था इनके वालिद के पैतियाने यानी कि पैरों की तरफ कोई बैठा हुआ था और कुछ कर रहा था। जब इन्होंने गौर से देखा तो इनके वालिद साहब की टांग पे उस औरत थी शायद, जो दिख रही थी अंधेरे में। उसने कोई माचिस जलाने की कोशिश की और वो माचिस जली नहीं, और बहरहाल वो माचिस की तीली इनके वालिद साहब की टांग पे रख दी और गायब हो गई। बहरहाल सुबह हुई और देखा गया कि जहाँ पर उसने वो तीली रखी थी उस जगह पे इनके वालिद साहब के जलने का निशान था, पतला सा एक लंबा तीली जितना। अब ये जब उन्होंने मतलब इनको लेके अपनी सहेली या इनकी खाला के पास गई, तो वो थोड़ा रूहानी इल्म जानने वाली खातून थी, तो उन्होंने कुछ पानी पे पढ़ के इनको दिया और इन्होंने कमरे में अपने छिड़का। तो उसके बाद फिर कोई इस तरह की चीज़ रात में नज़र नहीं आई। अब ये कहते हैं कि कुछ अरसा इसी तरह बीत गया, कुछ ख़ास नज़र नहीं आया, लेकिन घर में कुछ प्रॉब्लम शुरू हुए और घर का पार्टीशन हो गया। फ्रंट साइड पे ये लोग रहते थे और इनकी बैक साइड जो घर की थी उस पे इनके चचा लोगों ने मतलब का था कब्ज़ा और अलग अलग हो गए थे दोनों। अब फ्रंट साइड ये यूज़ करते थे, बैक साइड ये यूज़ करते थे, और वो आखिरी कमरा भी बैक साइड पे ही था। तो मामला कुछ दिन सिलसिला चलता रहा, लेकिन उसमें भी एक दिन ये रात में किसी पहर डाइनिंग रूम में बैठे हुए पानी पी रहे थे कुर्सी पे बैठ के, तो इनके वालिद साहब शायद वॉशरूम से वापस अपने कमरे में जा रहे थे, क्योंकि ये पुरानी कंस्ट्रक्शन थी तो बाथरूम बाहर की तरफ बने हुए थे। तो इनको देख के उनको मतलब अजीब तरीके से इनको घूरने लगे, जैसे कि इनके एतराफ़ में या इनके पास कुछ है, और लंबी लंबी सांसें लेके, ठंडी सांसें लेके वापस कमरे में एकदम से अपने आप को होश में लाते हुए चले गए। कहते हैं उस दिन के बाद से इनके वालिद साहब की तबीयत ख़राब होना शुरू हुई और लंग प्रॉब्लम्स होने लगे, सांस में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रहे थे। हालात इतने बुरे हो गए थे कि खांसते खांसते मतलब रात इनकी बहुत ख़राब होती थी, खांसते थे, और कभी कभी खांसते खांसते हलक में से कोई छोटे कागज़ के टुकड़े ही निकल आते थे, जिसको देख के बड़ी हैरत होती थी कि ये कहाँ से आए। मेडिकल तरीके से इलाज हो रहा था, लेकिन इनकी वालदा ने अब मतलब रूहानी इलाज भी बग़ैर बताए इनको शुरू कर दिया था। अब इसकी वजह ये थी कि वो इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते थे, और अगर पता चल जाता तो फिर वो ये रुकवा देते। तो वो ये कर रही थी, और अक्सर मतलब इनका प्रॉब्लम रहता था, लेकिन बकौल इनके कि ये रूहानी इलाज जब इनका उनकी वालदा ने शुरू कराया तो वालिद साहब इनके प्रॉपर नमाजी भी हो गए और तबीयत भी ठीक हुई, बीमारी से भी जान छूटी। लेकिन लेफ़्ट साइड का जो इनका लंग था या फेफड़ा था वो ख़राब हो गया, जिसकी वजह से इनको डस्ट से मतलब प्रॉब्लम रहती थी और मसला रहता था। इसी दरमियान इनके चचा वगैरह का थोड़ा मसला बढ़ा और वो घर छोड़ के शिफ्ट हो गए, और वो जगह पीछे की खाली मतलब बंद हो गई और वीरान हो गई, और उनके मतलब सामान पड़ा हुआ था और वो बस समझ ले वहाँ कोई रहता नहीं था। अब ये कहते हैं कि उस जगह से एक अजीब वहशत आती थी और अजीब हाल रहता था और डर लगता था, उस जगह के करीब जाने का दिल नहीं चाहता था। 1 साल इस बात को गुजरा और ये कहते हैं इनको बदबू आना शुरू हो गई, और ऐसी बदबू आती थी जैसे कोई चीज़ मर गई है, और ये ढूंढते रहते थे कि कोई चूहा कहीं मर गया है, सड़ रहा है, और उसको ढूंढते रहते थे। हत्ता कि एक दिन सहन में इनके एक शेड लगा हुआ है जिसके नीचे कुछ सामान रखने की जगह बनी हुई। तो सीढ़ी लगा के उन्होंने उस सामान में चेक किया कि यहाँ कहीं गिरा हुआ होगा, क्योंकि बदबू बहुत तेज़ थी। लेकिन उसके ऊपर जो शेड के ऊपर खाली जगह थी उस पे जब इन्होंने मुंह निकाला तो इस कदर शदीद बदबू आ रही थी कि इन्होंने उल्टी कर दी। और बकौल इनके कि इनकी वालदा ने भी जाके जब चेक किया तो बदबू इतनी तेज़ थी कि उल्टी कर दी, जबकि वहाँ कुछ था ही नहीं। इसके बाद इन्होंने घर में ख़त्म कुरान कुरान करवाया और फिर वो जाके बदबू आना ख़त्म हुई। 1 महीना गुजरा था इस बात को कि ये अपने वालिद साहब की टांगें दबा रहे थे, और रात का कोई पहर था।
दबाते दबाते ये उठे और बाथरूम के लिए बाहर निकले, क्योंकि बाहर की तरफ बने हुए थे। तो वॉशरूम की तरफ जाते जाते इन्होंने देखा कि वॉशरूम के दरवाजे पे कोई शख्स खड़ा हुआ है जिसने वही कपड़े पहने हुए जो इनके वालिद साहब के हैं, और उसकी अजीब सी काली सी शक्ल है और हाथ पैर भी कुछ अजीब से हैं। अब ये कहते हैं कि उसकी अजीब सी शक्ल, लंबे अजीब हाथ पैर और काफ़ी काली शक्ल देख के उनको अजीब लगा, और ये वापस पलटे और कह रहे हैं कि ये जो तस्वीर थी कुछ 10 सेकंड तक इन्होंने देखी और पलटे वापस कमरे में जाने के लिए जहाँ अपने वालिद साहब को ये छोड़ के आए थे। तो वहाँ वो उनकी वालदा से बातें कर रहे थे नॉर्मल बैठे हुए, जबकि जो भी वो वहाँ था उसने वही कपड़े पहने थे जो उनके वालिद के थे। तो इनको शक था शायद वो हों, लेकिन वो नहीं थे, और जो इनके जहन में इमेज था वो फिर किसी और ही चीज़ का था। अब खैर, ये कहते हैं कि ये इस बात को 2 महीने गुजर गए, और अब ये जो था ये यही चीज़ जो थी इनको उनकी चचा वाली यानी बैक साइड पे घर की नज़र आई, लेकिन इस दफ़ा ब्लैक कपड़ों में नज़र आई। और उसको देख के मतलब ऑब्वियस सी बात है कि ये डर गए, लेकिन इन्होंने किसी को बताया नहीं घर में कि इन्होंने देखा क्या है। खैर, एक दिन, ये हफ्ते का दिन था, ये सो रहे थे, 10 बज रहा होगा दिन का, और इनके अब्बा घर पे नहीं थे, अम्मा सफाई कर रही थी, और ये उस हालत में थे कि उड़ गए थे, लेकिन थोड़ी नींद आ रही थी, लेकिन उठे हुए थे और इधर उधर उठने की कोशिश में देख रहे थे। तो कहते हैं कि देखते ही देखते आंखों के सामने थोड़ा अंधेरा सा आने लगा, और उन्होंने देखा कि वही अजीब सी चीज़ इनकी चौखट पे खड़ी हुई है, और उस कमरे के अंदर आके इनके सामने खड़ी हो गई और हंसना शुरू हो गई इनको देख देख के। वो जो अजीब सी चीज़ थी वो एक भयानक सी एक औरत थी, और उसको देख के ये इतने डर गए कि ये हिलना चाह रहे थे, हिल नहीं पा रहे थे, और चीखना चाह रहे थे, और इनके ऐसा था कि मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही। थोड़ी देर में इनकी वालदा भागती भी आई, क्योंकि इनको तो फील नहीं हो रहा था, लेकिन इनकी चीखों की आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी। इनकी हालत देख के उनको अंदाज़ा हुआ कि इनको कुछ दिख रहा है, और बकौल इनके कि जब इनकी वालदा भाग के अंदर आई तो वो चीज़ उनके पीछे से इनको झांक रही थी। तो क्योंकि वालदा को अंदाज़ा हो गया था कि इन्हें कुछ दिख रहा है, तो इनकी आंखों पे हाथ रख के उन्होंने इनको दम करना शुरू किया, जिसके 5 मिनट के बाद ये कहते हैं नॉर्मल हो गया और चीज़ इनको वो फिर दिखी नहीं। अब इनके कमरे में ये कहते हैं कि 24 घंटे मुझे ऐसा महसूस होता है कि कोने में कोई चीज़ खड़ी मुझे देख रही है, लेकिन वो मुझे दिखती नहीं, लेकिन वो एक एहसास रहता है। और अल्लाह का शुक्र है कि कोई नज़र नहीं आता। लेकिन कुछ ही अरसे के बाद ये कहते हैं कि मैं जिस पलंग पे सोता था, बेड पे सोता था, उस पे अब मुझे बेचैनी शुरू हो गई, और मैं रात को सो नहीं पा रहा था। तो मैंने वो पलंग छोड़ के कमरे के सोफे पे सोना शुरू कर दिया ताकि नींद आए। अब ये कहते हैं कि कुछ अरसा गुजर गया, इस तरह गुजारा हो चल रहा था कि इनके कोई मामू आए अपनी 2 बेटियों के साथ रात गुजारने, और क्योंकि ये पलंग यूज़ नहीं कर रहे थे तो वो उस पे सोने को लेट गए। कमरे में अंधेरा था, और ये अपने सोफे पे मोबाइल इस्तेमाल में कोई फिल्म या कुछ देख रहे थे, और बिल्कुल अंधेरे खूब कमरे में मुंह पे मोबाइल करके। तो ये कहते हैं कि इनको एकदम से ऐसी मतलब पहले आवाज़ आई जैसे मामू किसी अपनी बेटी को कह रहे हैं, छोटी को, कि मुझे तंग नहीं करो, मुझे सोने दो। और उसके थोड़ी देर के बाद बड़ी ज़ोर से मतलब पलंग पे कुछ हुआ, जैसे कि लात मारी, मतलब कुछ ऐसा लगा जैसे पलंग ही टूट गया। तो इन्होंने फिल्म बंद की और लाइट मोबाइल की फ़ौरन ऑन कर दी। तो देखा कि उनकी दोनों बेटियां तो सो नहीं थी, लेकिन मामू जो है वो उठ के बैठे हुए हैं और बिल्कुल खौफजदा हुए हैं। इन्होंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने कोई ख़ास जवाब नहीं दिया, और बेटियों को अपनी अपनी बाहों में दबा के वो रात को लेटे रहे और गालिबन सो गए। सुबह उठ के जब वो अपने ऑफिस गए
तो इनको कॉल करके उन्होंने बताया कि कोई चीज़ रात में मेरे पैरों से चिपक रही थी, जिसके ऊपर मैं उसको मना कर रहा था, और जब मैंने देखा तो कोई एक अजीब सी कोई चीज़ थी जो बेड पे मेरे टांगों पे मतलब चढ़ने की कोशिश कर रही थी, जिस पे फिर मैंने लात वात मारी। तो वो चीज़ जो थी वो बेड के कोने से मतलब जाके लगी, और वो उसके लगने से इतनी आवाज़ हुई और वो लगते ही उस जगह से गायब हो गई, जिसको देख के मामू खौफजदा हो गए और ये सब कुछ हुआ। अब ये बात जब घर वालों को बताई गई तो घर वालों ने फिर दम वगैरह किया और पानी पड़ के छिड़का गया उस कमरे में, और पूरे घर को वाइट वॉश कराया। उसके बाद से अभी तक कुछ है नहीं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी, लेकिन अगर कुछ हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और अल्लाह खैर करे आप लोगों का। बाकी अगली स्टोरी जो आ रही है अली साहब की आ रही है, ये बताते हैं कि मैं कराची से मेरा ताल्लुक़ है, लेकिन अब मैं यूरोप में रहता हूँ, बेसिकली प्राग में। ये बड़े दबंग रहे हैं अपने बचपन में, और बाइक वाइक चलाते थे, और मतलब नाजबाबाद में, नॉर्थ नाजबाबाद में रात को 2 बजे 3 बजे इस तरह बाइक सीखने के लिए रात को निकलते थे, जबकि ये घर के पास इनके कब्रिस्तान भी है, और कभी ये डरते नहीं थे। अब ये कहते हैं कि मैं अपनी ददियाल का वाहिद एक मेल चाइल्ड था, तो मुझे घर वालों ने, दादा ने ख़ासकर, बहुत मतलब चीज़ें मतलब दी, गिफ्ट की, और बड़ी मेरी एक अय्याशी लगी हुई थी। बहुत कुछ इन्होंने इनहेरिट भी किया, क्योंकि ये काफ़ी ज़रा असर वसूख वाले लोग हैं। तो अब ये कहते हैं कि एक फार्म हाउस है जो कि इनके पास है, इनके अपने नाम पे है, 7 एकड़ पे, और 15 साल की उम्र से इनके पास है। और इस फार्म हाउस में बड़ी पार्टियां होती थी जब तक दादा ज़िंदा थे। उसके बाद से तो यही जाते थे, और मतलब उस फार्म हाउस में स्विमिंग पूल है, बड़ा सा फार्म हाउस है, और उसके एतराफ़ में 12 फुट की दीवारें हैं और फेंसेस वगैरह लगे हुए हैं, क्योंकि कुछ ज़रा मामले हैं इनके दुश्मनी टाइप के, तो जिसकी वजह से सबको असला चलाना आता है, और हर किसी के पास उसका अपना असला होता है। अब इनका अपना घर भी है और सब कुछ, एक बहुत बड़ी इनकी फैमिली हैदराबाद में भी रहती है। और जब ये 17 साल के थे तो इनका कोई एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद से इनके ऊपर एक ड्राइवर लगा दिया गया था कि ये ड्राइवर के साथ ही घुमा करेंगे। अब इनके वालिद ये छुट्टी पे थे, मतलब फारिग थे, छुट्टियां हुई हुई थी इनकी, पेपर ख़त्म हुए हुए थे, तो ये इन्होंने अपने वालिद साहब से बोलना शुरू किया कि मुझे हैदराबाद जाना है अपने रिश्तेदारों के पास, कज़न्स के पास। तो उन्होंने मतलब मना कर दिया। फिर इन्होंने उनको तरीके से पटाने की कोशिश की, जिस पे ये तय हुआ कि भाई ये हैदराबाद जाके गेस्ट हाउस में रहेंगे। एक गेस्ट हाउस था इनका, और दूसरा कि इनका ड्राइवर साथ में जाएगा जो कि इनके ऊपर नज़र रखेगा या मतलब गाड़ी चलाएगा, सो ऑन सो फोर्थ। अब ये थे बड़े तेज़। इन्होंने इनका मूड था थोड़ा अकेले फार्म हाउस पे जाके अय्याशी करने का, और हैदराबाद जाके रिश्तेदारों में रह के फिर क्या फ़ायदा, वो तो कर नहीं पाएंगे। तो इन्होंने ड्राइवर के साथ अपनी बातचीत करके सेटिंग बिठाई, और 3-4 दिन के ट्रिप में बात तय ये हुई कि भाई ये सोराब गोट पे उतर जाएंगे ड्राइवर साहब, और मोबाइल बंद करके अपने घर चले जाएंगे, सुकून करेंगे। ये जाएंगे अपने फार्म हाउस, वहाँ ये गाड़ी लगाएंगे, और वहाँ जो साहब इनके थे, लाला जी जो हैं केयर टेकर, उनके साथ मतलब रहेंगे, और 3-4 दिन वहाँ रह के फिर हैदराबाद चले जाएंगे, वहाँ से फिर वापस कराची आ जाएंगे शक्ल दिखा के हैदराबाद में। अब ये वहाँ पहुँचे, रास्ते से खाना लिया, और स्विमिंग विमिंग की 2 घंटा, फिर इन्होंने अपनी शूटिंग वूटिंग भी की रेंज में जाके, और सब कुछ कर करा के वापस लाला के पास गए, और उसकी वाइफ को खाना दिया कि गर्म करके मुझे दो। ये करने के खाने को वगैरह करने के बाद ये अपने कुत्ते को लेके और फार्म हाउस में वहाँ चले गए जहाँ इनके केले के दरख्त वगैरह हैं। वहाँ से एक आध केला तोड़ा, और वहाँ छुप के सिगरेट वगैरह पी, क्योंकि वो उनके सामने पीना नहीं चाहते थे। और ये ऑलरेडी स्लीपिंग पिल खाए हुए थे बकौल इनके, क्योंकि ये चीज़ खाने में इनको उस वक्त बड़ा सुरूर आता था।
अब असला भी था इनके पास, और ये सब कर करा के रात को कोई एक डेढ़, मतलब ये चले गए अपने फार्म हाउस के जो घर बना हुआ था, और 3 बेडरूम का वो एक छोटा सा मकान जो था उसमें जाके एसी चला के लेट गए। ये कहते हैं कि लेटने के बाद कोई 1:30 या 2 बजे बिजली गई, बड़ा हफ्स हो गया, तो ये दरवाजे वरवाजे खोल के बाहर चारपाई बिछा के उस घर के बाहर लेट गए, और असला जो इनके पास पिस्तौल थी वो भी इन्होंने तकिए के साथ रखी और लेट के सो गए। अब गोली खाई हुई थी तो नींद तो मुस्तकिल आ रही थी। अब ये कहते हैं जनाब कि ये सो रहे थे और 3:45 सुबह इनकी आंख खुली, जैसे कि मतलब कोई इनको झंझोड़ा या इनके ऊपर कोई वज़न सा फील हो रहा है। तो इनकी आंख खुली तो इन्होंने देखा कि इनके ऊपर कोई औरत जैसी चीज़ है जो चढ़ी हुई है, और उसका मुंह इनके मुंह के पास है, उसके बाल इनके ऊपर लटक रहे हैं और उसकी आंखें लाल हैं। ये हिलना चाह रहे हैं लेकिन उसने इनको अपने नीचे मतलब काबू किया हुआ है, और इन्होंने मारने की उसको कोशिश की तो मार नहीं पाए, और हाथ उनके फंसे रहे, और फिर जब चीखने की कोशिश की तो उसके इनके मुंह पे उसने कुछ हाथ सा रख दिया, जिसकी वजह से ये बोल नहीं पा रहे थे और हिल नहीं पा रहे थे। बहरहाल ये लड़ते रहे, क्योंकि इनके जहन में ये था कि कोई चोर या कोई दुश्मन या इस तरह की चीज़ है जो मुझसे लड़ रही है। और इसी कंडीशन में इन चारपाई को ही पूरा उठा के उलट दिया गया उस चीज़ ने, जिस पे ये गिरे, और मतलब ये भागे लाला की तरफ चीखते हुए। वो अपने बेटे के साथ बाहर निकला, और इन्होंने मतलब बताया सब कुछ, तो लाइटें वाइटें ऑन करके पूरी जगह का फेरा लगाया गया कि शायद कोई चोर या कोई इस तरह का आ गया है, और कुत्ता जो था इनका उन्होंने वो खोल दिया और वो भाग के एक जगह पीछे की तरफ चला गया। इन्होंने मतलब जाके पीछे देखा तो दीवार के ऊपर जहाँ पे फेंस भी लगा हुआ था वहाँ कुत्ता भौंके जा रहा था, और वहाँ कुछ भी नहीं था और सब कुछ ठीक था। जिसको देख के इनकी लाला ने बोला कि शायद कोई चीज़ गुजर रही थी और उसका तुम पे रास्ते में थे, या कोई मसला हो गया था तुम पे, तो तुम पे अटैक किया। इनको बहरहाल समझ भी नहीं आया, ये चोर समझते रहे। फिर एक बात निकली कि भाई अगर कोई इस तरह की कोई चीज़ थी और असला इनके साथ पड़ा था, और या कोई दुश्मन था, तो वो असला इस्तेमाल करके इनको मार चुका होता, इनको तो कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन वो आंखें और वो इनके जहन में थी, तो ये समझ गए थे कि कोई चोर या कोई इस तरह का दुश्मन नहीं था, वाकई कोई जिन्नी थी जो वहाँ किस मकसद से आई थी या गुजर रही थी, इनको समझ में नहीं आया। ये इनके लाला के बेटे के साथ रात गुजारी, और सुबह फजर होते ही ये हैदराबाद चले गए, जहाँ मस्जिद के मौज़न को जाके उन्होंने ये तस्करा किया। तो उसने यही कहा कि तुम शायद रास्ते में थे, या वो चीज़ एहसास दिला रही थी कि तुम रास्ते में हो और वो इसलिए तुम्हें तकलीफ़ दे रही थी या कुछ कर रही थी। जिस पे इनको एहसास हुआ कि ये रात को अपने ऊपर हिसार बांध के बाहर सो नहीं रहते, तो शायद इस वजह से वो इन पे हावी हो गई। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट एक्सपीरियंस। और वही बात कि अब ये कहते हैं कि मैं तो नहीं जाता उस जगह अकेले भी, और जब तक वो जगह हमारे पास थी नहीं, ने कभी किसी को नहीं बताया, लेकिन जब वो बिक गई तो मैं ये बात कर रहा हूँ। तो इस तरह की जगहों पे जहाँ कम लोग रहते हैं और ख़ाली रहते हैं, हिसार बांध के अपने ऊपर सोना अच्छा रहता है, बिकॉज़ यू नेवर नो वहाँ कौन मौजूद है और क्या सीन चल रहा है वहाँ पे। तो थैंक्स अगेन। और आगे बात करते हैं डॉक्टर जैदी साहब की, और वो कहते हैं कि आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, मुझे इन चीज़ों का कोई ख़ास, आई एम अ वेरी बिग स्केप्टिक, लेकिन ये इनकी वालदा का एक्सपीरियंस है जो कि ये बताना चाहते हैं। ये बताते हैं कि इनकी नाना ने बेसिकली डिफेंस फेज़ 1 में 1980 में एक मकान ख़रीदा था छोटा सा, और वो उस मकान के पहले इनहेबिटेंट थे। इनकी दादी एक दिन विज़िट कर रही थी, बेसिकली उनकी वालदा की दादी। तो
उस 2 बेड का सेटअप था, तो वो ये लोग फर्श पे सो रहे थे और इनकी दादी पलंग पे लेटी हुई थी। अच्छा, इनकी वालदा का इंतकाल हो चुका था उस वक्त जब ये बहुत छोटी थी, तो वो घर पे नहीं थी और इस तरह ये लोग सब बच्चे मैनेज करते थे। तो रात की किसी पहर इनकी आंख खुली और उन्होंने देखा कि इनकी दादी एक कुर्सी पे बैठ के नमाज़ पढ़ रही हैं और उठी और किचन की तरफ चल दी। इन्होंने अपनी दादी को आवाज़ दी कि भाई मैं सुबह किचन देख लूँगी, आप अभी सो जाएं, क्या कर रही हैं। तो दादी किचन में कुछ करने लगी और ऐसा लगा कि सफाइयाँ कर रही हैं। तो इन्होंने 2-4 दफ़ा और दी आवाज़ दी। उसके बाद उन्होंने देखा कि दादी वहाँ से निकली और जाके जो है कपड़े इस्त्री करने लगी जो पड़े हुए थे और आयरन बोर्ड के पास, जिस पे इन्होंने और ज़ोर से बोलना शुरू किया कि दादी मैं खुद कर लूँगी, आप क्यों रात में वो भी इस पहर में इतनी जहमत कर रही हैं। और इस ज़ोर से क्या कहते हैं बोलना मतलब इन्होंने शुरू किया कि इनको इनकी दादी ने आवाज़ दी कि तुम इतनी रात को शोर क्यों कर रही हो। तो फिर उनको एहसास हुआ कि इनके पीछे से इनकी दादी की आवाज़ आई जो बेड पे लेटी हुई थी और इनका मुंह तो दूसरी तरफ था। जब पलट के देखा तो दादी पलंग पे मौजूद थी, जिस पर इन्होंने कहा कि अगर आप यहाँ हैं तो वो कौन है। जिस पे इन्होंने कहा देखा कि वो चीज़ जो भी थी अब वो पलट के इनकी तरफ आने लगी। ऑल्दो वो इनकी दादी जैसी दूर से लग रही थी, लेकिन वो उनकी दादी नहीं थी और उसका चेहरा जो था वो किसी रोशनी से छुपा हुआ था और वो बड़े एक अजीब सा मतलब कब सफ़ेद शलवार कमीज़ और सर पे एक सफ़ेद दुपट्टा लिए हुए वो इनकी तरफ बढ़ रही थी। इन्होंने अपने मतलब ज़ोर ज़ोर से आयतें पढ़ना शुरू कर दी, चारों कुल पढ़ना शुरू कर दी अपने ऊपर एतराफ़ में हर जगह, अपनी बहन पे और इस तरफ। और कह रहे हैं वो चीज़ आराम आराम से चलती हुई आई और एक डिस्टेंस तक आई और रुक गई, जैसे कि किसी चीज़ से वो टकरा गई। थोड़ी देर के बाद वो चीज़ चमकी और गायब हो गई और इस दिन के बाद से वो औरत नुमा चीज़ कभी कभी किसी को कहीं नज़र आई, लेकिन इतनी देर तक कभी किसी घर वाले को अलग से नहीं दिखी। लेकिन उसके होने से इस घर में कभी कोई ये कहते हैं कोई बुरा इफेक्ट या बुराई नहीं आई। अब ये कहते हैं कि इनके नाना के छोटे भाई यानी कि इनकी वालद चचा कह लें, इनकी वालदा के, वो घर में आए हुए थे किसी काम से और वो घर थे घर में और वो निकल के जाने लगे किसी काम से। तो फिर उनको याद आया कि घर पे कुछ भूल गए। तो जब वापस पलटे तो उन्होंने देखा कि घर की छत पे कोई औरत जो है वो टहल रही है, जिसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं और चारों कोनों पे चक्कर काट रही है। इनको बड़ी हैरत हुई क्योंकि छत पे जाने का रास्ता सीढ़ी से था और घर के अंदर का कोई फ़र्द वहाँ मौजूद नहीं था जो कि ऊपर था। और अंदर जाके उन्होंने देखा भी तो अंदर तो सारे लोग मौजूद थे। और अब ये कहते हैं कि इनके जो नाना थे वो बहुत बड़े स्केप्टिक थे और वो चीज़ों को मानते नहीं थे और बिल्कुल रिफ्यूज़ करते थे अगर कोई ऐसी बात करे। लेकिन एक रात वो अपनी बिजली गई हुई थी तो वो अपने ही घर के गार्डन में वॉक कर रहे थे, तो उनको एक औरत नज़र आई जिस सफ़ेद कपड़ों में थी और उसमें से हल्की हल्की सी रोशनी सी थी और वो बग़ैर किसी शोर या किसी आवाज़ के उस गार्डन में रात को चक्कर काट रही थी। इन्होंने उसको आवाज़ नहीं दी या कुछ बोला नहीं, लेकिन वो औरत चक्कर काटते काटते गायब हो गई। कह रहे साल गुजर गए और इनकी वालदा जो थी शादी होके चली गई और फिर वापस अपने घर आई हुई थी, प्रेग्नेंट थी इनके साथ। और ये इनके जो भाई थे छोटे वो पढ़ रहे थे किसी एग्ज़ाम के लिए और अपनी खिड़की में बैठे हुए थे, जो कि घर की चार दीवारी के अंदर जो एक पतली गली थी बाउंड्री वॉल और घर के दरमियान उस तरफ खुलती थी। तो उन्होंने देखा कि एक औरत एक इसी तरह की सफ़ेद कपड़ों में चहलकदमी कर रही है, जिसकी गोद में एक छोटा बच्चा है वो भी सफ़ेद सा, जिसका चेहरा समझ में नहीं आ रहा और वो रो रहा है और वो उसको बहला रही है। वो इनकी खिड़की के पास से गुजरी और इन्होंने उसको देखने के लिए सर बाहर जब निकाला तो वो वहाँ से गायब हो चुकी थी। और मज़े की बात यह है कि मतलब
ये प्रेग्नेंट थी और ये इस तरह की चीज़ नज़र आई जो कि समझ से बाहर था। अब ये कहते हैं कि इनके नाना ने मतलब रीमैरी करके घर चेंज कर लिया था और घर वाले बच्चे वगैरह सब आगे पीछे शिफ्ट हो गए थे और सब लोग इस्टेब्लिश हो गए थे, लेकिन जब तक इस्टेब्लिश नहीं थे तो वो चीज़ नज़र आती थी और ऐसा लगता था जैसे कि वो इनका ख्याल कर रही है, जैसे वो इनकी मरहूम वालदा की रूह हो और इनके बारे में ख्याल कर रही हो। लेकिन अल्लाह ही बेहतर जानता है वो क्या था और इनका गार्डियन स्पिरिट था क्या था सिलसिला। ये कहते हैं कि इन्हीं ने भी कई दफ़ा वो मकान का चक्कर लगाया लेकिन आज तक इनको वहाँ कुछ नज़र नहीं आया और ना कभी कुछ फील किया। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और वाकई में ये एक गार्डियन स्पिरिट ही लगता है। तो थैंक्स अगेन फॉर दिस सबमिशन। अब अगली स्टोरी जो आ रही है वो फरहान साहब की है। फरहान साहब इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं और ये स्टोरी बेसिकली छोटा सा वाक़या है जो कि इनकी मोमानी की बहन के साथ हुआ। अब इनकी मोमानी की बहन जिस गांव में रहती थी उसमें का उस उधर के बारे में काफ़ी चीज़ें मशहूर थीं कि उधर कुछ मखलूक हैं, ऐसी वैसी चीज़ें हैं, लेकिन बहरहाल इतना कोई ख़ास बिलीवर ये लोग नहीं थे। अब इनकी एक मेड भी थी, एक मासी इन्हीं ने रखी भी थी इनकी बहन ने, जो कि एक देहात की औरत थी और उसकी अब ज़बान भी देहाती एक लैंग्वेज की थी और साफ ज़बान नहीं थी। इसी तरीके से एक दिन घर में कुछ करते कराते उस मेड ने इनको अप्रोच किया और इनके पास आके और बिल्कुल साफ उर्दू की ज़बान में उसने कहा कि तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चों को तंग कर रहे हैं, उनको ख़बरदार करो। अच्छा, ये बात होने पे क्योंकि ऑब्वियसली एक मेड थी, उन्होंने इनको झाड़ा और ये बातें की और बोला कि कहाँ हैं तुम्हारे बच्चे। जिस पे उसने कहा कि मेरे बच्चे बाहर हैं और तुम्हारे बच्चे भी बाहर उनके साथ खेल रहे हैं और संभालो जाके अपने बच्चों को। अब ये बाहर निकली देखने के लिए कि आखिर ये माजरा क्या है, तो देखा कि इनके दोनों बच्चे काले सांप थे छोटे, उनको डंडियों से तंग कर रहे थे। इन्होंने जल्दी से उनको अंदर बुलाया और अंदर खींच के घर में लेके आई, जहाँ पे उन्होंने बच्चों को मतलब बिठा दिया और मतलब उसके बाद हैरान हुई और मेड भी वैसी हो गई जैसी थी और इस बात का उसको भी इल्म नहीं रहा। लेकिन ये कहते हैं कि उसके बाद भी उस घर में कुछ हुआ जो कि इन्होंने तज़किरा नहीं किया और उम्मीद है कि फरहान साहब तज़किरा करेंगे आइंदा ईमेलों में। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट शॉर्ट स्टोरी। और मज़े की बात यह है कि एक छोटा सा पोजेशन का वाक़या था कि वो किसी के सांप के साथ बच्चे इनके खेल रहे थे। तो ऐसा भी होता है गाँव में। तो आगे बात करते हैं डॉक्टर उमर साहब की, जो कि बताते हैं कि एक साहब की बात कर रहे हैं जो कि टीवी देख रहे थे। अब रात का कोई पहर था और लेट नाइट था। इनकी बेगम ऑलरेडी बेडरूम में सो चुकी थी और ये टीवी लगा के बैठे हुए थे। अब इनका कहना ये है कि जिस तरीके से ये बैठे हुए थे तो एंगल से अंदर बेडरूम का दरवाजे के थ्रू नज़र आ रहा था और ड्रेसिंग टेबल का आईना दिख रहा था, जिससे रिफ्लेक्शन में दूसरी तरफ थोड़ा बहुत नज़र आ रहा था, लेकिन क्योंकि अंधेरा था तो क्लैरिटी नहीं थी। अब टीवी देखते देखते इनकी आंख लग गई और अचानक से थोड़ी देर के बाद इनकी आंख खुली तो इन्होंने देखा कि बेडरूम के आईन मतलब वही ड्रेसिंग टेबल का जो आईना है बेडरूम में, उसमें इनकी बेगम बैठी हुई बालों को अपने कंघी कर रही है। इनको हैरत हुई, टाइम देखा लेट था और आवाज़ दी कि ये क्या कर रही हो, और मैं भी बस सोने आ रहा हूँ, और उठे और बेडरूम की तरफ चल दिए। अब जब कमरे में गए तो उन्होंने देखा कि अव्वल तो आईने में अब कोई रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा, और जैसे ही कमरे में एंटर हुए तो देखा इनकी वाइफ जो थी वो फर्श पे पड़ी हुई थी और उनके मुंह से झाग निकला हुआ था।
बहरहाल परेशान होकर अस्पताल की तरफ उसको लेके भागे, जिस पे उन्होंने उस अस्पताल वाले ने कहा, डॉक्टर ने, कि इनको तो 2-3 घंटे पहले ये वफात पा चुकी हैं। इन्होंने कोई पॉइजनस चीज़ खाई थी जिसकी वजह से अब ये मर चुकी है। सब कुछ हुआ, सारी तदफीन हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन अब ये एहसास, अब इतने अरसे के बाद ये कहते हैं कि जिसको मैंने आईने में देखा बाल कंघी करते हुए, वो कौन था। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और फिर आगे यूसुफ साहब की बात करते हैं, जो कि स्टोरी बेसिकली क्या है। स्टोरी ये है कि इनकी जो दादी है, उन्हीं ने इनको बताई इनके दादा की बहन के बारे में। जब वो 20 समथिंग्स में थी तो एकदम से उनकी तबीयत ख़राब होना शुरू हुई, और इनके पेट पे ख़ासकर दर्द होता था, और जब पेट को देखते थे तो उससे उस पर रस्सी से बंधने के निशान होते थे, जैसे कि बड़ी सख्ती से किसी ने उधर बांधा हुआ हो, और दर्द जो था वो कांस्टेंट रहता था। एक दफ़ा लोगों ने इनको बेड पे सोते हुए देखा, और ये सोते सोते में हवा में थोड़ी सी मोल्लक होके वापस नीचे बेड पे लेटी। तो इसके बाद घर वालों ने किसी मौलाना साहब को बुलाया। मौलाना साहब ने उनकी हालत को देखा और घर वालों को देखा, और सारी चीज़ें अनसेस करने के बाद कहा कि ये जादू का मसला लगता है, और फिर घर का सामान कहा कि बीच में घर के जमा करें, और फिर उसके बाद उन्होंने अपना अमल स्टार्ट किया। अमल करते हुए, क्योंकि वो लड़की मुस्तकिल तकलीफ़ में थी, तो उन्होंने कहा कि एक मुर्गी या कोई छोटा बकरा या काला बकरा वटेवर इनके पलंग से ला के बांध दिया करें, ताकि जब तक ये मामला चल रहा है तो इनको थोड़ा सा रिलीफ मिले, सुकून मिल सके। और होता यही था कि एक मुर्गी ला के बांध दी जाती थी, जो कि सुबह तक मर चुकी होती थी, और इस तरह ये सिलसिला चलता रहता था। अब कुछ अरसे के बाद इनके मतलब क्योंकि मामला हल नहीं हो रहा था, तो मौलाना साहब को पकड़ा गया, बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि एक मिठाई का डब्बा और एक मुर्गी लेके किसी साहब को जाना पड़ेगा कब्रिस्तान, और एक ऐसी कब्र जो कि बीच की हो, यानी इधर भी हो, आगे भी, ऊपर भी, नीचे हो। वहाँ पे ये चीज़ रख के बोल के एक आदमी ने आना है कि कोई इस चीज़ का ख़रीदार है, और फिर पलट के कब्रिस्तान से बाहर चले आना है। अब ये कहते हैं कि इनके दादा ने हिम्मत की और बोला ये काम मैं करूँगा, और वो सामान लेके वो गए इरादा करके, और उन्हीं ने वो चीज़ रखी, और जैसे ही बोला पलटे और चल पड़े। कहते हैं थोड़ी ही देर में पीछे कुछ चहलकदमी सी, मतलब वो क्या कहते हैं, महसूस होने लगी, क्योंकि ये रात का टाइम था, तो एक हल्की सी रोशनी भी महसूस होने लगी। लेकिन इनको कहा था कि पलट के नहीं देखना, और ये चलते रहे, और पीछे से इनको आवाज़ें आईं कि किसी ने कहा कि इनको आए, इनको पकड़ें इसको, और किसी ने आवाज़ दी कि इसको जान से मार दो, और किसी ने कुछ कहा, और इनको ऐसा महसूस हुआ जैसे कि एक भीड़ इनके पीछे चल रही है। दादा ने बकौल इनकी कि पलट के कब्रिस्तान की तरफ वापस नहीं देखा, गेट को देखते हुए चलते रहे, और गेट से बाहर निकलते ही कहते हैं बेहोश हो गए, जिसके बाद इनकी बहन ठीक हो गई, और जो भी असरात उन पे थे वो ख़त्म हुए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी, एंड दिस वाज एपिसोड 163 ऑफ योर स्टोरीज़। और आखिर में वही हुआ कि इंसान जितनी इंसान को तकलीफ़ पहुंचाता है उतना कोई जिन भूत नहीं पहुंचाता। तो दिस वाज एपिसोड 163। आई होप यू लाइक इट, एंड आई होप यू कीप ईमेलिंग मी, इवन दो मैं बहुत ढीला हूँ इस मामले में कि अपलोड्स रेगुलर रखूँ, लेकिन जब तक हैं करते रहेंगे, और जब तक हिम्मत है करते रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज़ कीप ईमेलिंग मी, एंड टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।